हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग दिसंबर मंथ का इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे मंथली मैगजीन से विजन आईएस के। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और इंडिया का नॉर्म्स एक इनिशिएटिव है जो इंडिया प्रपोज किया था जब वो यूएनएससी के मेंबरशिप के लिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। नॉर्म्स नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स इज बेसिकली न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। ये अप्रोच है इंडिया का यूएनएससी में जब प्रेसिडेंटशिप के लिए, सॉरी, मेंबरशिप के लिए इंडिया ने कैंपेन स्टार्ट किया था, तब इंडिया ने ये प्रपोज किया था कि इंडिया ये फिलोसॉफी को, ये रिफॉर्म्स को, ये पॉलिसी को फॉलो करेगा इन देयर मेंबरशिप। ठीक है, अब ये हो गया एक बात, नॉर्म्स क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है? यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। पहले पूछेगा यूएनएससी क्या है। यूएनएससी एक प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है यूएन का। किसका? यूएन का। वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाता है, इंपोज करता है बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस किस पे? 193 के यूएन जो मेंबर स्टेट्स है 193 उन पे। और किस लिए? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हो गया यूएनएससी के बारे में, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है, उनका नाम पता होना चाहिए। 5 P5 कौन कौन है। तो इसका 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि हर 2 साल में नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि अगर इंडिया 2021 से 2023 तक मेंबर था, अब 23 से 25 में इंडिया मेंबर नहीं बन सकता। 2 साल के लिए नॉन कंजिक्यूटिव मेंबर्स नॉट अफोर्डेड वीटो पावर। इन जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनको वीटो पावर नहीं मिलता, बट P5 को वीटो पावर मिलता है। ये अवेयरनेस होना चाहिए। फिर काउंसिल्स का प्रेसिडेंसी कैसे डिसाइड होता है? ईच मेंबर जो होते हैं, जो 15 मेंबर है, पर मंथ ऑन अ मंथ बेसिस इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको प्रेसिडेंसी दिया जाता है। इंडिया को 2 बार मिला था यूएनएससी के टाइम पे। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको यूएनएससी कैसे मैनेज करती है, उसका बेसिक प्रोसेस बताया गया है। और पीस कीपिंग का मेजर रोल रहा है इस दौरान, इसका जानकारी दिया गया। ये बेसिक आपको प्रीलिम्स के बारे में यूएनएससी के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, जिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। कई बार क्या होगा ना, सेम यूएनएससी का चीज लिख के आपको लिख देगा यूनेस्को, ऐसा लिख के दे देगा, तो आपको पता है ये गलत है, ये तो यूएनएससी का जानकारी है। तो इससे आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल G20 बाली डिक्लेरेशन। G20 का जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में, बाली के अंदर, वहां पे बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ। अब इसमें दो, इस आर्टिकल में 2 जानकारी इंपॉर्टेंट है। पहला, G20 के बारे में जितने सारे रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड, बाली डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो बाली डिक्लेरेशन बिकॉज साइन हुआ था G20 समिट में, 17th G20 समिट में बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसके की हाईलाइट्स में 2-3 बातें जो जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कमिटमेंट उन लोग ने किया, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या होता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये भी उन्होंने डिसाइड किया करेंगे। फिर पैंडेमिक फंड क्या होता है जो वर्ल्ड बैंक ने होस्ट किया, उसके बारे में। ये सब क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ से पूछ रहा है अगर आप ये सब पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो। उसके बाद देखिए, ये वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट फॉर रिफॉर्म्स वाला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इट इज G20। अब G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। G20 कंट्रीज कौन कौन से? 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, इन सारे मेंबर कंट्री का नाम आपको कोई ना कोई एब्रीवेशन के थ्रू होना चाहिए। ऐसे एब्रीवेशन अगर आपको नहीं पता या आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद देखिए, इसमें और 2 जानकारी होना चाहिए। G20 के बारे में तो कंट्रीज का नाम हो गया। फिर सेकंड, कब फाउंडेड हुआ था? 1999। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1999। ठीक है, डिस्कस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। इसका एनुअल समिट होता है, वो सब तो मामूली बात है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कोई नहीं है G20 का। ये एक बहुत ही कम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो आपको इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। फिर ट्रोइका। ट्रोइका क्या एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू, समझ लीजिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट G20 के, करंट प्रेसिडेंट और जो आने वाले प्रेसिडेंट है, इनके बीच में ट्रोइका बनता है। इन लोग दूसरे को हेल्प करते हैं ट्रोइका बना के प्रेसिडेंसी को लीड करने में। तो इंडिया अभी G2023 में G20 का प्रेसिडेंट बना। उसके पहले इंडोनेशिया था, उसके बाद ब्राजील बनेगा 2024 में। तो ये जानकारी आपको बेसिकली होना चाहिए। फिर देखिए, एक और बात है कि G20 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक होता है, तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस G20 का कुछ डेटा है, देखिए ये चांसेस कम है कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे, ये आपको मेंस में ज्यादातर यूज आएगा, पर ये जानकारी होना चाहिए। कभी प्रीलिम्स में गलती से पूछ दिया तो आपको बेसिक सेंस होना चाहिए। G20 प्रायोरिटीज, इसका पूछना चांसेस कम है, बट इसमें 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा G20 प्रायोरिटीज में आता है कि नहीं आता है। वेरी लेस चांस टू बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, बट अगर अवेयरनेस है तो कोई बुरी बात नहीं है। बट इतना इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी जो 23 में इंडिया लिया है, जिसको जिसको इंडिया को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है ग्लोबली दिखाने के लिए अपने G20 प्रेसिडेंसी को, इस पे एक डेफिनेटली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पहले इसका थीम क्या है। थीम है सिंपल, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एकदम सिंपल है, ये तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। उसके बाद एक वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ ऑन प्लेनेट ऑन अर्थ, यानी कि लाइफस्टाइल जो इंडिया प्रपोज करता है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ,
ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये थीम इसको अफर्म करता है। ये 2 प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बात। तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक एक और साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशिया का कन्वर्जेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, जिसमें बेसिकली सार्क माइनस पाकिस्तान अगर कर दो लगभग मैटर वही आ जाता है। म्यांमार एक एक्स्ट्रा कंट्री है तो साउथ ईस्ट इंडिया की तरफ इंडिया को कनेक्ट करता है। म्यांमार, थाईलैंड, ये 2 लिंकेज है साउथ ईस्ट एशिया का। अदरवाइज सार्क से सारा मिलता जुलता कंट्री है। ठीक है, तो बिम्स्टेक में इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। 7 मेंबर कंट्रीज हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बिमटेक के ये कुछ फैक्ट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिमटेक में 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जीडीपी इतना है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स, 6 फोकस एरियाज, ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है बट वेरी लेस इंपॉर्टेंट। खाली मेंबर कंट्रीज का नाम जानना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर के बारे में लोग पूछ सकते हैं, अगर हेडक्वार्टर के बारे में अवेयरनेस चाहिए तो वो सब छोटा मोटा जानकारी आप पढ़ सकते हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना है एग्जाम में। फिर इंडिया यूएसए चाइना का ट्रायंगल, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, युद्ध अभ्यास। आपको ऐसे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे जिनका आपको अवेयरनेस होना चाहिए किस कंट्री के बीच में हो रहा है। तो युद्ध अभ्यास जो है ये किसके बीच में हो रहा है? इंडिया यूएस मिलिट्री के बीच में हो रहा है। ये एक अवेयरनेस हो गया, ये एक प्रीलिम क्वेश्चन बन गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1993 एग्रीमेंट और 1996 एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। बिकॉज इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट अभी रनिंग है, सेकंड में धीरे धीरे चलता रहता है, कभी भी जाग जाता है। तो कुछ एग्रीमेंट्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, येलो मैंने कर दिया इसलिए क्योंकि वो प्रीलिम्स का 4 स्टेटमेंट डायरेक्टली बना के दे देगा कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। तो इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए, इसका चांसेस ज्यादा है पूछने का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है वो कैसे अभी प्रोग्रेस किया है, उसके रिलेटेड कुछ प्रीलिम क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूएस ने इंडिया को डेजिग्नेट किया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आ सकता है। फिर इंडिया को उन्होंने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन ईयर स्टेटस 1 में अपग्रेड कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये 2 बातें। फिर इंडिया और यूएस में 4 डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए थे, कौन कौन से? जीएसओमिया, लेमोआ, सिस्मोआ और बेका, ये चारों के फुल फॉर्म है। इनके बारे में अगले आर्टिकल में थोड़ा सा 1-1, 2-2 लाइनर्स भी दिया है कि इनका क्या फंक्शन है, तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन में ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी बनेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। देखिए इंडिया और चाइना जो है कहाँ कन्वर्ज करता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रिक्स में। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों मेंबर्स हैं ही। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जो है ये 2017 में परमानेंट मेंबर बने, 2017 में। अभी ईरान का भी चांसेस है एससीओ ज्वाइन करने का, ऐसा चांसेस दिख रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई इंटरनेशनल रिलेशन में जो संबंधित एग्जाम के इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। फिर सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर क्या होता है, स्मार्ट पावर क्या होता है और सॉफ्ट पावर क्या होता है, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन है, इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस होना चाहिए। प्रीलिम्स अपने जानते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, उसमें व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए ये है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है, उसके तहत चाइना 4th रैंक करता है और इंडिया 29th रैंक करता है सॉफ्ट पावर में, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में। तो ये इंडेक्स का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए मेंस में ज्यादा रिलेवेंट है, पर यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर उसको चमकाने के लिए हार्ड क्वेश्चन देना हो तो पूछ देगा कि सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है कौन निकालता है। फिर न्यूज इन शॉर्ट्स, अब न्यूज इन शॉर्ट्स में देखिए कुछ कुछ आपको समझना होगा, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एग्रीमेंट्स, इनके बारे में ज्यादातर आर्टिकल होते हैं। इनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको दिया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। अब ये कमीशन है यूनाइटेड नेशन का जो स्टेटस ऑफ वुमेन पे डील करता है। अब ये क्या करता है, इकोसॉक ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन, इसमें ईरान को रिमूव करना था सीएचडब्ल्यू से। ये होगा करंट अफेयर, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको। फिर सेकंड क्या पूछा जाता है, सीएचडब्ल्यू के बारे में। ये क्या है, ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ये प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करता है। एक बात ये हो गया। फिर सेकंड कैसे स्टैब्लिश हुआ था, इकोसॉक ने, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन ने 1946 में इसको स्टैब्लिश किया था। ये क्या काम करता है, लीडिंग रोल प्ले करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन। ये बीजिंग डिक्लेरेशन हमसे पूछ देगा एग्जाम में, व्हाट इज बीजिंग डिक्लेरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन्स रिलेटेड वाला बात करता है। एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये 2 लीडिंग रोल प्ले करता है, कौन? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। उसके बाद क्या है, 1 रिप्रेजेंटेटिव इस ग्रुप में हमेशा होते हैं 45 मेंबर स्टेट से, जिन्हें इकोसॉक इलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सब कभी पूछे जा सकते हैं। इंडिया इलेक्ट हुआ था सीएचडब्ल्यू में 2021 से 2025 के टर्म में, माने इंडिया भी मेंबर है सीएचडब्ल्यू का। ये आपको बिल्कुल प्रिंसिपल स्टेटमेंट आ सकता है। नाउ देखिए अगला आर्टिकल क्या है, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टाइप का कुछ है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है
जो इनकरेज एंड इंप्रूव करता है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। जितने भी टैरिफ लाइन्स होते हैं, टैरिफ लाइन्स माने कोई एक आइटम का टैरिफ लाइन होगा, वैसे कई आइटम के टैरिफ लाइन होंगे जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते होंगे या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते होंगे, उनमें कंसेशंस दिया जाएगा इन वेरियस वेज। वो होगा टैरिफ लाइन्स में एक्टा एग्रीमेंट का की पर्पस, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक को लिंक कर रहे हैं ताकि हम लोग फालतू के चार्जेस या ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी आर कनेक्टेड इकोनॉमिकली इन अ वे थ्रू दिस एग्रीमेंट। ये पर्पस होता है। तो इसके बारे में एक्टा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, बस इतना सवाल। उसके बाद एक्टा के कुछ की फीचर्स है जिसमें कुछ पार्ट हाईलाइट किया, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, रूल ऑफ ऑरिजिन, ये सब 3-4 छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स में आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट आ सकता है। फिर देखिए यूएस का एक एक्ट है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, NDAA। इसके बारे में बस ये नाम फुल फॉर्म पता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका की पर्पस क्या है, वाइटल नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज ऑफ यूएसए इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना, रशिया एंड डिसेप्टिव टेक्नोलॉजीज। बस इतना 2 स्टेटमेंट जानकारी है, बाकी आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये देखिए ये वो लिया हुआ है इंडिया यूएस एग्रीमेंट, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है अबाउट द इंडिया यूएस जो 4 डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो अगर आपको डिटेल नहीं पता तो यहाँ से रीड कर सकते हो चारों एग्रीमेंट के बारे में। पर ये आपको चारों रटे होने चाहिए एकदम क्लियर कट, एक शब्द भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। नहीं बना तो इंडिया और यूएस रिलेशन जब भी आएगा 4 एग्रीमेंट आपको लिखना ही। फिर देखिए सार्क का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक होता है, 2012 में स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सार्क का क्या है। ठीक है, अभी मालदीव के संग रिसेंटली आरबीआई ने साइन किया अंडर दिस एग्रीमेंट। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, जो कंट्री है वो क्या एग्रीमेंट करती है, सीएससी के बारे में बताया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में जानकारी दिया है। फिर कैसे करेंसी एक्सचेंज होता है और ड्रॉज किसके अंदर होता है। 4 करेंसी के अंदर ड्रॉज होता है, यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपी। सॉरी 3 करेंसी के अंदर ड्रॉज होता है, इनका नाम को पता होना चाहिए। अब लूसोफोन कंट्री, लूसोफोन बेसिकली पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्री जो होता है। लूसोफोन वर्ल्ड एक होता है जिसमें पोर्टुगीज स्पीकिंग वर्ल्ड कंट्री जो है, जो जिस कंट्री में पोर्टुगीज जैसा भाषा बोला जाता है, उसको लूसोफोन कंट्री या लूसोफोन वर्ल्ड बोला जाता है। अभी इंडिया ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल गोवा के अंदर, बिकॉज आपको पता होगा गोवा जो है 1961 तक पोर्टुगीज के अंडर था, 1510 से लेके काफी लंबे समय के लिए। तो वहां पे काफी पोर्टुगीज पॉपुलेशन है, नॉट डायरेक्टली बट हाँ देयर सक्सेसर्स, दे आर सक्सेस ऑफ पोर्टुगीज पीपल। उनके फैमिली में एटलीस्ट 1 या 2% जो है फैमिली के वो पोर्टुगल से रिलेशन रखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए इंडिया का लूसोफोन कंट्रीज के संग। फिर CPLP क्या होता है, एक मल्टीलेटरल फोरम है। पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज कितने सारे हैं, 9 कंट्री हैं, 4 कॉन्टिनेंट में बटे हुए हैं। तो ये बेसिक प्रीलिम्स फैक्ट है, डेफिनेटली पूछा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। फिर पेरिस क्लब क्या होता है, पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर्स का, जो कोऑर्डिनेटेड वे में सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड करता है पेमेंट डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। 1956 में ग्रुप बना था। इसके अंदर 22 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, जापान भी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एडहॉक पार्टिसिपेंट। इंडिया कभी कभी अचानक से पार्टिसिपेंट्स को बना लिया जाता है, अदरवाइज मेंबर नहीं। ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए पेरिस क्लब के बारे में, क्योंकि नाम से ही गेस नहीं कर पाओगे पेरिस क्लब क्या है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो यही था इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में प्रीलिम्स के लिए। ये डिस्कशन पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल को ज्वाइन करें, वहां पर डिस्कशन पीडीएफ मिल जाएगा। और यूपीएससी चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।